जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के मिक्स प्रश्नों का स्पेशल क्यूज लेकर आए हैं। तो आप सभी इस क्यूज को लगाइए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यूज है। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको थोड़ा सा मैं इस करंट पब्लिकेशन बुक के बारे में बता देता हूँ। बिहार पुलिस की तैयारी के लिए अगर आप कोई अच्छी प्रैक्टिस सेट बुक लेने की सोच रहे हैं तो आप लोग ये करंट पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट और साथ में 5 सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित ये बुक है। तो इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, तक्षशिला शहर जो है ये किसके किसके मध्य स्थित था। तो याद रखिएगा सही जवाब है सिंधु और झेलम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। तक्षशिला की बात करें तो ये शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है तक्षशिला, जो कि वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है तो याद रखिएगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। और शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र पूछे तो ये तक्षशिला है। दूसरा प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। तो याद रखिएगा भीमबेटका में। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भीमबेटका कहाँ स्थित है तो मध्य प्रदेश के जिला रायसेना में। ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में और कौन से जिला में, तो रायसेना जिला में स्थित है। मेहरगढ़ की बात करें तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताइए। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता ये मोरक्को का रहने वाला था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। तो ध्यान रखना है रेहला किसकी पुस्तक है, इब्न बतूता की पुस्तक है। इंडिका पूछा जाता है तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है रामानंद। जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है रामानंद है। और याद रखिएगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है तो दक्षिण भारत से। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे। एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आपको स्क्रीन पर ये बिहार पुलिस 2023 के लिए क्लास टाइमिंग दिख रहा होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी क्लास के PDF प्लस इम्पोर्टेंट नोट्स टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। तो 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे तो गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब होता है तो 1666 में। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक की बात करें तो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में
और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है इसमें भाग लिया था महात्मा गांधी ने। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो आपका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर। एनी बेसेंट की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी कि BHU। तो आप लोग कमेंट करके बताइए BHU की स्थापना कब होती है? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज की गई? और देखिए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो कॉपी में नोट कीजिए, इससे आपका नोट्स तैयार होगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और डेली क्लास अटेंड कीजिए। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा नाभिक। आगे देखिए, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाएगा? तो विद्युत अपघटन सेल नहीं होगा, विद्युत रासायनिक सेल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना है। समांगी यानी कि सदृश मिश्रण का उदाहरण क्या है? और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा पीतल। पीतल किसका मिश्रण से बनता है? तो कॉपर और जिंक। ध्यान रखेंगे, कॉपर और जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या है? SiO2। आगे देखिए, दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दें। तो देखिए, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? ऑप्शन ए में है अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, जो कि बिल्कुल गलत है। अदहनशील नहीं होगा, दहनशील होगा। दहन के अपोषक, अपोषक नहीं होगा, पोषक होगा। दहन के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पर होनी चाहिए। तो आंसर सी होगा हमारा। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है? तो याद रखिएगा लाल रंग के प्रकाश में। और देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि दहन जो है ये किस प्रकार की क्रिया है? तो याद कर लीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पूछ सकता है, नोट कर लीजिए, दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखिए, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो महाड़ सत्याग्रह को 1927 में आरंभ किया था किसने? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? बहुत सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो नेताजी के नाम से किसे जाना जाता था? सुभाष चंद्र बोस को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर? कटक में पूछा जाता है, याद कर लीजिए। भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए, भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संज्ञेय होगा और भावना में क्या होगा? एकात्मक होगा। और भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान पूछे तो अमेरिका का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 ये किससे संबंधित है? तो आर्टिकल
324 से लेकर 329 इसमें बताया गया है चुनाव के बारे में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए में दिया गया है यह मानसून पर निर्भर है, ये बिल्कुल सही है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, ये भी सही है। यहाँ निर्वाह कृषि है, ये भी सही है। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, ये नहीं होगा। ये कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है, बल्कि ये तीनों जो है ये विशेषता है। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है कपास, तो पूछा जाता है कपास कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक होती है? तो काली मिट्टी में। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। और कपास सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा गुजरात या फिर महाराष्ट्र, अब ऑप्शन में जो मिले। और काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में, इसलिए कपास की खेती सर्वाधिक वहीं पर होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नागपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और नागपुर को ऑरेंज सिटी यानी संतरों का शहर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और वियना में ही है ओपेक का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ये भी वियना में है। और दोस्तों आज लुसेंट बुक से 5वां टॉपिक चलेगा जिसमें मौर्य काल के बारे में पढ़ाया जाएगा। इससे पहले 4 टॉपिक कवर हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वो क्लास डेली शाम 7:30 बजे मेरे दूसरे चैनल पर होता है। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखिए, एलोरा का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के अनुदेशों पर पत्थर काटकर तैयार किया गया था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? कृष्ण प्रथम ने। अब राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने। आगे देखिए, विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। विश्व विरासत दिवस हमेशा किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, ओपेक का गठन 1960 में कहाँ पर हुआ था? और अभी हमने आपको बताया ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, याद रखिएगा, बगदाद में। ओपेक का गठन 1960 में बगदाद में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वियना में है। आगे देखिए, 2 प्राथमिक रंग हरा और नीला को मिलने से कौन सा रंग बनता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, पीकॉक नीला बनता है। जब हरा और नीला को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? पीकॉक नीला। और रंगीन टीवी में कौन से कलर का उपयोग होता है? तो लाल, हरा और नीला, जिसको प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। आगे देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 108 में बताया गया है। बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। सेनेट का संबंध किससे है? तो सेनेट का संबंध किससे होगा? उत्पाद कर से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्पाद कर। आगे देखिए, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ पर गाया गया था?
बहुत ही सिंपल है। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर आंसर होगा 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ध्यान रखेंगे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तो बहुत ही सिंपल है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर होगा? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। चलिए आंसर बताइए, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का निवासी था। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। और फ्रांस की क्रांति का एक नारा है, आदर्श वाक्य है, याद कर लीजिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यह फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श था, इसे ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए आंसर बताइए, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। लंदन पूछा जाता है तो टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। और न्यूयॉर्क शहर पूछा जाता है तो हडसन नदी के किनारे है। शब्द डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्द ये किस खेल से संबंधित होगा? तो याद रखिएगा, लॉन टेनिस। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सिंदूर कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, सिंदूर कहा जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से, किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है? तो ध्यान दीजिए, मेकिंग ऑफ द महात्मा इस फिल्म का निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और एक फिल्म है गांधी, तो गांधी फिल्म के निर्देशक कौन है? पिछली बार पूछा गया था मदनी से सिपाही में, तो रिचर्ड एटनबरो, ध्यान रखेंगे। और प्रथम अगर पूछे कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखिएगा, देविका रानी को, पूछा हुआ प्रश्न है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो सही जवाब है, कब किया गया? तो 1949 में। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1949 में। और भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से लागू हुई थी, ये भी पूछा जाता है, तो 1957 में। फिर से रिपीट कर देते हैं, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से लागू की गई? तो 1957 से। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो ये एक केंद्रीय बैंक है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? तो ये है विश्व व्यापार संगठन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया?
तो अभी हमने आपको बताया कलकत्ता अधिवेशन 1911 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। हमने आपको बहुत बार बताया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायतों में पूछा गया है 21 वर्ष, लोकसभा के लिए पूछे तो 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए है 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन यह रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो इसका सही जवाब क्या है? ये प्रतिपादित किया था केपलर ने। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। किसने किया था? तो केपलर ने। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो 45 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। तो सही जवाब है अवरक्त विकिरण। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गामा किरण की खोज किसने की? आप लोग कमेंट करके बताइए। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। तो ध्वनि स्वर की जो पिच होती है ये किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा आवृत्ति पर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होता है किस क्रम में होता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो याद रखिएगा ये होता है समांतर संबंध में, यानी समांतर क्रम में होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, समांतर क्रम। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर और यांत्रिक को विद्युत में डायनेमो। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है बग। आखिरी प्रश्न है गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो गन मेटल ये तांबा, टीन और जिंक के मिश्रण से बनता है गन मेटल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है तांबा, टीन और जिंक। पीतल पूछा जाता है तो कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है, जिसमें कॉपर 60 से 70% होता है और जिंक 40 से 30%। सभी को ध्यान रखेंगे। तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।